हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा ही होगा, इट्स अ चैलेंज वीडियो फॉर यू। एग्जैक्टली ऐसा एक चैलेंज वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है इंग्लिश के लिए, और उसमें आप लोग में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे वापस रिप्लाई भी किया कि हाँ, हम पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ही चैलेंज वीडियो और बनाई जाए जो कि सिर्फ एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके हो। एंड मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे और जो जो मैं आपको बता रही हूँ उसे आप फॉलो करोगे आने वाले 25 डेज़ तक कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको फॉर श्योर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आपको जैसे कि आपकी अगर रीडिंग स्लो है तो आपको ये लगेगा कि हाँ, अब आपकी रीडिंग में इम्प्रूवमेंट आई है। अगर आपकी ग्रामर बहुत वीक है तो आपको लगेगा कि हाँ, आप चीज़ों को ट्रेस कर पा रहे हो, एरर्स देख पा रहे हो, पहचान पा रहे हो कि क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है। जिस भी कंडीशन में आप हो ना, उससे बेटर कंडीशन में आप अपने आप को पाओगे आफ्टर 25 डेज़। एंड इट्स अ चैलेंज, ये मेरा चैलेंज है आपको कि अगर आपने बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को फॉलो किया ना, एंड बस एक चीज़ रिक्वायर्ड है, दैट इज़ योर ट्रस्ट। आपको ना ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं जो भी बता रही हूँ ना, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो वाकई में इफ़ेक्टिव है, मुझे हेल्प की है इम्प्रूव करने के लिए खुद को, तभी मैं आपको बता रही हूँ। गाइस, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें मैंने कर चुकी हैं एंड मैंने इम्प्रूवमेंट भी खुद में पाई है। मैं अपने आप को मॉक्स के स्कोर शेयर करूँगी। कभी मैं रीजनिंग में रह जाती हूँ या फिर मतलब क्वांट्स जो है मेरा, कभी मैं उसमें रह जाती हूँ, लेकिन इंग्लिश में मैं अपने आप को इम्प्रूव्ड होते देख रही हूँ। जो मेरी पहले एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब वो उतनी ज़्यादा मेरी एक्यूरेसी जो होती है वो 80+ ही होती है हमेशा। एंड चीज़ें समझ में आती हैं मुझे, कैसे मॉक को सॉल्व करना चाहिए, इसका आइडिया बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि एक बार इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखकर 100% ट्रस्ट देकर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातें जो आपको आने वाले 25 डेज़ के लिए अपने मन में बैठा लेनी है। दैट इज़, बी ऑनेस्ट एट लीस्ट विथ योर सेल्फ। कम से कम आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। आप जो कर रहे हो, आपको उस चीज़ में ऑनेस्ट रहना है, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो पूरे मन से करिए, नहीं करने का मन है तो उस दिन उस चीज़ को स्किप करिए। लेकिन अपने आप को फूलिश मत बनाइए, फूलिश मत समझिए कि आपका मन नहीं है फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपने आप ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, और कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है आने वाले 25 डेज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा इंग्लिश का होता है, वो होता है ग्रामर। तो ये ना एक मिसकंसेप्शन होता है कि हमें ग्रामर में हर एक चीज़ आनी चाहिए, पूरी तरीके से प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब कुछ आना चाहिए। ऐसा ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ जब तक नहीं आएगी तब तक आप ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको ना बेसिक नॉलेज होगी ना तो भी आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बस उसके लिए आपको करना ये है कि आपको ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को अपना कंप्लीट कर लेना है। 11 आवर्स की वीडियो है निमिषा मैम की, उसको आपको पूरा देख लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे है तो मैं ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को ना पिन कर दूंगी, साथ साथ एरर डिटेक्शन वाली वीडियो को भी मैं पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो को। तो ना ग्रामर के लिए आप ये दोनों चीज़ों को भी देख लोगे ना तो ये मोर देन इनफ होगा। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एंड एरर डिटेक्शन की जो वीडियो है वो भी निमिषा मैम की है। 10 आवर्स का वो एक मैराथन है। आपको क्या करना है, आपको ना वीडियोस को ना कभी भी ना वीडियो को प्रॉपर नॉर्मल स्पीड में मत देखा करो, हमेशा ना स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के देखा करो। इससे ना टाइम बहुत सेव होता है। 10 आवर्स की वीडियो को अगर आप 10.5 में देखो, 1.5x की स्पीड से देखोगे ना तो एटलीस्ट अप्रॉक्स आपको 6 to 7 आवर्स की पड़ेगी, तो आपके 3-4 घंटे सेव हो रहे हैं। तो इसलिए आपको ना हमेशा स्पीड बढ़ा के ही देखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप एक बार 120 रूल्स को पूरा फिनिश कर लोगे ना, फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भी शेयर करके रखा है। अब बार बार तो हम 11 आवर्स के वीडियो को नहीं देख सकते हैं ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद टाइम रिवीजन करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है एंड वहाँ से PDF को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो आप वो टाइम टू टाइम वो सारे जो भी रूल्स हैं उसको PDF के थ्रू रिवाइज कर सकोगे, ठीक है। एरर डिटेक्शन और ये करने के बाद आपको क्या करना है, जितना हो सके ना उतनी एरर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के सोर्सेज क्या हैं, आपको टॉपिक टेस्ट जो होते हैं ना प्रैक्टिस मॉक की, वहाँ से कर सकते हैं। और अगर देखिए,
अगर आपके टॉपिक टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, तो अगर आपके पास किसी और मॉक का भी है, जैसे मेरे पास टेक्स्ट बुक है, उसमें ना हर एक जो भी आपकी मॉक्स होते हैं, एसबीआई क्लर्क का हो गया, एसबीआई पीओ का हो गया, वहाँ ना चैप्टर वाइज भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो। चाहे ओलिव बोर्ड हो जाए, सब में ना अगर आपके पास जिसका भी एक्सेस है आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट कर सकते हो। तो खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा, एरर क्वेश्चंस के साथ ना पकड़ बना के रखिएगा। डेली आप 5 क्वेश्चंस भी करोगे ना तो मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद एक टिप है कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो आप किसी भी वीडियो को देख लो, एनी वीडियो, हर वीडियो एक जैसी होती है, सब में एक जैसा ही बताते हैं। कोई भी वीडियो देख लो और बिल्कुल बेसिक नॉलेज ले लो, बेसिक नॉलेज ले लो कि ये चीज़ें क्या होती हैं। और फिर जब भी आप रीडिंग किया करो ना, तो आप ना चीज़ों को स्पॉट करने की कोशिश किया करो। जैसे कि आप कोई आरसी पढ़ रहे हो या फिर आप सपोज़ कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो उसमें ना चीज़ों को समझा करो। जैसे आज आपने मान लो आज आपने नाउन चैप्टर को पढ़ा, तो जब आप आरसी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आप स्पॉट करने की कोशिश किया करो कि इसमें नाउन क्या हो सकता है। नाउन को देखा करो, आप समझा करो कि क्या आप नाउन ट्रेस कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो जो आपने पढ़ा है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसी तरीके से सपोज़ आपने 10th चैप्टर पढ़ा है, तो ना आप सेंटेंस को देखा करो, आप समझने की कोशिश किया करो कि सेंटेंस फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ये समझने की कोशिश किया करो। ये ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपके ग्रामर के फियर से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई ग्रामर के लिए। आप इतना कर लो कि ग्रामर के लिए ना ये दोनों चीज़ें मोर देन सफिशिएंट होती हैं। ज़ीरो नॉलेज है तो बहुत बेसिक सा नॉलेज लेना है आपको, फिर आपको रीडिंग में ही उस नॉलेज को इम्प्रूव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रीडिंग प्लस वोकेबुलरी। मैं रीडिंग के साथ ही वोकेबुलरी को रखती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीड करते हो उतना ही ज़्यादा आपकी वोकेबुलरी इम्प्रूव होती है। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो उतना ही ज़्यादा आप न्यू वर्ड्स को देखते हो और उतना ही ज़्यादा आप उसे सर्च करने की कोशिश करते हो और उतने ही न्यू वर्ड्स आपको पता चलते हैं। तो मैं भी यही करती हूँ, मैं भी कुछ भी रीड करती हूँ ना तो उसके वोकेबुलरी की नोट्स बना लेती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ मेरी वोकेबुलरी के नोट। ये देख सकते हैं आप, मैंने बहुत सारे वर्ड्स जहाँ जहाँ से भी द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ती थी मैं, तब भी वहाँ से भी करती थी। ये देख सकते हैं आप, कुछ भी पढ़ती हूँ ना मैं। अभी ना मैं करेंटली क्या कर रही हूँ, अभी मैं करेंटली द हिंदू का एडिटोरियल नहीं पढ़ रही हूँ, उसको स्किप कर रही हूँ। उसकी जगह मैं क्या करती हूँ, उसकी जगह मैं आरसी पढ़ती हूँ, मेंस की और प्री की। तो मेरे लिए ना वो मोर देन इनफ होता है। और द हिंदू के जो वोकैब्स होते हैं ना, उसके लिए मैं निमिषा मैम का चैनल देख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, 10-5 मिनट के अंदर मेरे पास वो वोकेबुलरी के पूरे वो आ जाते हैं कि द हिंदू में कौन कौन सी वोकेबुलरी न्यू आई है। तो इस तरीके से मैं अभी भी अपने नोट्स को बनाती रहती हूँ। जो भी मैं न्यू पढ़ती हूँ ना, उसको मैं फटाफट यहाँ पे लिख लेती हूँ और उसकी जो भी मीनिंग हो सकती है ना वो सब लिख लेती हूँ अपने पास। तो ये मेरे पास ना एक अच्छी खासी मेरी खुद की वोकेबुलरी डिक्शनरी ही कह सकती हूँ मैं इसको, हो गई है। इसी तरीके से आप भी बनाइए, आपके पास अभी 30 डेज़ हैं, बहुत सारा टाइम है। आप अपनी खुद की एक वोकेबुलरी डिक्शनरी बना सकते हैं और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होगी आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो वोकेबुलरी को मैं साथ में ही रखती हूँ। तो रीडिंग क्या होता है, रीडिंग किस लिए ज़रूरी होती है, रीडिंग ना हमारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होती है। हमें सिर्फ रीड नहीं करना होता है, हमें चीज़ों को समझना होता है। जिस दिन हम रीड करके चीज़ों को समझने लगेंगे ना, उस दिन हमारी रीडिंग इम्प्रूव्ड कहलाएगी। तो आपको चीज़ों को सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल, उसको समझने की स्किल को भी इम्प्रूव करते जाना है। तो रीडिंग आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, एडिटोरियल से कर सकते हो। तो देखो एडिटोरियल क्या होता है ना, हमें तब बहुत हेल्प करता है जब हमारी आर्टिकल बेस जो आरसी आ जाती है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है आर्टिकल बेस आरसी आ जाती है, तो वो आर्टिकल जो होते हैं ना, एडिटोरियल जो होते हैं वो आर्टिकल बेस ही होते हैं ना। तो जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से एडिटोरियल को डेली फॉलो करता है ना, तो वो उसे ना वो आर्टिकल बेस आरसी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है और वो एग्ज़ाम में बहुत ईजिली उसको कर लेता है। इसीलिए ना लोग एडिटोरियल पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन अगर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ना चाहते हो तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह पे आप आरसी डेली पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, डेली 2 आरसी तो पढ़नी ही पढ़नी है। एक मेंस की होनी चाहिए और एक प्री की होनी चाहिए। जो भी आप मेंस की पढ़ रहे हो ना, उसको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए कि उसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। और जो आप प्री को पढ़ रहे हो ना, प्री वाली, उसको आप स्किमिंग करिए। क्या करना है आपको, स्किमिंग करना है। अब अगर आपको नहीं पता कि स्किमिंग क्या होती है, तो अगर मैं आपको ऊपर ही रफली बता दूँ, तो स्किम करना मतलब ये होता है कि चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़कर उसका एक मेन आइडिया लेना कि उसमें क्या कहना चाह रहा है। इससे क्या होता है, हम अपने माइंड में एक फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किमिंग, हाउ टू स्किम, ये करके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी और आप वहाँ से स्किमिंग सीख सकते हो, ठीक है ना। स्किमिंग बहुत आपके लिए
बेनिफिशियल होती है, स्पेशली आपके प्रीज के लिए, जब आपको 20 मिनट्स ही मिलते हैं और आपको बड़ी सी आरसी को कॉम्प्रीहेंड करके आंसर्स देना होता है, तब आपकी स्किमिंग बहुत ज़्यादा बिग रोल प्ले करती है। तो स्किमिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप वहाँ से सीख सकते हो, कोई भी वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से स्किमिंग आने लगेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्किमिंग करनी है और वोकैबुलरीज नोट डाउन करने हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपके पास अभी 30+ डेज़ हैं, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, अपनी वोकैबुलरी की पूरी डिक्शनरी बना सकते हो, उसको बार टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा अगर आपके वो इतने सारे रोज़ न्यू वर्ड्स याद होते रहेंगे। ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको अभी पहले बताया कि मैं जो है वो निमिषा मैम की हिंदी एडिटोरियल ज़रूर देखती हूँ, 1.5x की स्पीड में देखती हूँ मैं, ताकि वो जो बोल रही हूँ वो थोड़ा समझ में भी आए। और सिर्फ देखती हूँ, नोट डाउन नहीं करती हूँ। नोट डाउन तो मैं वही करती हूँ जो मैं आरसी से पढ़ के करती हूँ, उनको देखती हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे कान में, वो माइंड में वो चीज़ रह जाती है, वो जो बोलती हैं। और जब मैं चीज़ों पढ़ती हूँ ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे याद आती है कि हाँ, ये चीज़ मैंने पहले सुन के रखी हुई है, और फिर मैं जब दोबारा उस चीज़ को पढ़ती हूँ तो वो चीज़ मेरे माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाती है। इसीलिए ना आप भी एक बार ये चीज़ करके देखना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ये हो गया रीडिंग एंड वोकैबुलरी। अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा जो अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको कवर करनी है आने वाले 25 डेज़ में, वो है पैराजंबल की वीडियो। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो पैराजंबल की वीडियो जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की है ना, उसको आप 8 आवर्स की है, 8+ आवर्स की है, 8 से थोड़े ज़्यादा टाइम है, 8 आवर्स से। तो उसको आप देख लोगे ना, आपकी पैराजंबल वाकई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में पैराजंबल को सॉल्व करने का वे क्या होता है। तो वो चीज़ ना आप ज़रूर देखना, ज़रूर 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 देखना। मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ इस बात में, क्योंकि ना ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, और इसके बाद ना क्लोज टेस्ट की भी आप वीडियो देख लोगे ना, तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव टोन को कैसे पहचान सकते हैं, और उसकी हेल्प से भी आप क्लोज टेस्ट को फिल कर सकते हो। तो आप ना कोई भी वीडियो देख सकते हैं क्लोज टेस्ट के लिए, सारी वीडियोस ही एक जैसी हैं, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो क्लोज टेस्ट के लिए। अब आगे बात करते हैं टाइम डिवोशन के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डेली अपना 2 आवर्स को डिवोट करना है इंग्लिश के लिए। और अगर आपने इतना कर लिया ना, तो मोर देन इनफ है आपके लिए। आप बस 2 आवर्स बहुत ध्यान से जो जो मैंने आपको बताया है वो सब चीज़ें कर लो, बहुत होगा, इनफ होगा, आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। अब आपको लग रहा होगा कि आपको पैराजंबल एक दिन में निपटाना है, एरर डिटेक्शन की वीडियो एक दिन में निपटानी है, 120 रूल्स एक दिन में निपटाने हैं। सो नो गाइज, इट्स अ बिग नो। आपको एक ही दिन में कुछ भी नहीं करना है। आपसे एक दिन में जितना हो पाता है आप उतना करिए, अपने स्केड्यूल को खुद से फॉलो कर दीजिए। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि आपको 25 डेज़ में क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करके आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। अब आपको कब क्या करना है ये सिर्फ आपकी मर्ज़ी है। आप डेली 2 आवर्स में ही भी सब कुछ प्लान कर सकते हो, बहुत ईजिली प्लान कर सकते हो। अगर आपका आरसी करने का मन नहीं हो रहा है तो आप सेक्शनल मॉक दे दो। सेक्शनल मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अदर टॉपिक्स होते हैं जैसे मैचिंग हो गया एंड वर्ड स्वैप हो गया, ये सब चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। तो बीच बीच में ना आप सेक्शनल मॉक्स भी देते रहा करो, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये सब चीज़ों को कैसे टाइमली सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको सब कुछ अपने हिसाब से प्लान करना है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये सब चीज़ें आपको डेली करनी है, डेली आपको 120 रूल्स पढ़ने हैं, डेली आपको पैराजंबल की वीडियोस देखनी है। बिल्कुल नहीं, आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करनी है। और मैंने एक चीज़ और सोची है कि मैं एक काम करूँगी, जो पैराजंबल की मेरे पास ना एक बुक है, तो उसमें कम से कम आप मान लीजिए 100+ पैराजंबल्स हैं। तो उसका जो ना धीरे धीरे करके मैं सारी उसकी पिक्स आप लोगों से शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे कर लूँगी? टेलीग्राम चैनल पे। तो आपके पास ना पैराजंबल सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बिफोर एसबीआई क्लर्क, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह ही पिन कर दूँगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रो टिप्स देना चाहूँगी मैं मॉक सॉल्व करने के लिए, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हैं मेरे खुद के लिए, इसलिए मैं आपको भी बताना चाहूँगी। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आप ना फर्स्ट गो में,
जब पहली बार किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हो, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए। जब आप पहली बार किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, चाहे एरर का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हो, तो यही समझ लिया करो कि भैया इसके बाद मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बस ये सोच के दिया करो, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का नॉलेज लेने के लिए नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ा करो कि कहना क्या चाह रहा है। हो सकता है कि उसी फर्स्ट गो में आपसे एरर निकल के आ जाए, क्योंकि आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो ना, आप सिर्फ देखने के लिए पढ़ते हो कि चलो ठीक है सेंटेंस पढ़ लेता हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए आपको नहीं समझ में आता है। तो फर्स्ट गो में ना आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, चाहे वो इंग्लिश हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे क्वांट्स हो गया, बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो आपके माइंड में वो चीज़ें फ्रेम हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो ना तो वो चीज़ें फ्रेम नहीं कर पाता है माइंड को, ठीक है। तो फर्स्ट गो में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्किप इमीडिएटली। अगर आपने फर्स्ट गो में बहुत ध्यान से पढ़ा है क्वेश्चन, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, टाइम देने के बाद 10-15 सेकेंड देने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को ना स्किप कर दो, छोड़ दो, जाने दो उस समय के लिए। बस इतना मान लो कि अगर आपने उसी वक्त उस क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गए ना तो आपका पूरा अदर जो सपोज इंग्लिश है तो 29 मार्क्स का चला जाएगा। ऐसे ही आपको यही सोच कर ना उस क्वेश्चन को इमीडिएटली स्किप कर देना है, बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को पकड़ के बैठना नहीं है, ठीक है ना। मॉक में यही क्या करो, अगर क्वेश्चन पढ़ा बहुत ध्यान से पढ़ा है तो नहीं बन रहा है तो स्किप करो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गेस करने मत बैठ जाना कि यार मैं पढ़ रहा हूँ मुझे ये फील हो रहा है। फीलिंग हर बार सही नहीं होती है, तो हर बार गैस वर्क नहीं काम करता, तो गैस वर्क नहीं करना है हमें। अगर हम बिल्कुल श्योर हैं फर्स्ट गो में तभी करिए, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए, वापस आइएगा। अगर आप उस वक्त उस चीज़ को छोड़ दोगे ना तो आई बेट यू कि आपके पास वापस उस क्वेश्चन पे जाने के लिए टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप उसी वक्त बिल्कुल पड़ जाओगे ना उसके पीछे, तो ना आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ना आपके लिए ये आपके पास टाइम बचेगा उसको दोबारा से पढ़ने के लिए। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, एंड आई अश्योर यू कि आप सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से करेंगे तो आपकी इंग्लिश ज़रूर 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 इम्प्रूव होगी। एंड मुझे आकर ज़रूर बताइएगा आपने ये सब चीज़ें ट्राई की हैं तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प की हैं या नहीं। बस आप इतना कर लो एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एग्ज़ामिनेशन। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पूछेगा इंग्लिश में, इससे ज़्यादा कुछ भी नया नहीं आएगा। एसबीआई क्लर्क की जो इंग्लिश होती है ना वो जो थोड़ी होती है वो आईबीपीएस पीओ के लेवल की होती है। इंग्लिश का जो लेवल होता है ना थोड़ा अच्छा होता है, तो आपको भी ना अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा शार्प करना होगा। एक और टिप देना चाहूँगी, अगर आपको फॉलो करना है तो कर लीजिएगा, स्पेशली ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। क्या होता है ना कि हम ना जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं किसी को भी डीमीन नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, बस एक कहने की बात बोल रही हूँ कि सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे क्वांट्स हो गया और रीजनिंग हो गई, जीए हो गया, ये सब में ना हम हिंदी के अराउंड घूमते रहते हैं। इसीलिए क्या होता है ना कि हमारी जो इंग्लिश होती है वो एक्चुअली में उतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। जो एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है ना वो रीजनिंग भी इंग्लिश में देता है, क्वांट्स भी इंग्लिश में देता है, जीए भी इंग्लिश में देता है, इसीलिए उसकी इंग्लिश भी जो होती है वो थोड़ी सी इम्प्रूव्ड लेवल की होती है। तो मैं ना बस एक सजेशन देना चाहूँगी आपको, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो अभी मॉक्स में कि जो क्वांट्स का और रीजनिंग का और जीए वगैरह है ना उसको भी थोड़ा सा इंग्लिश में स्विच करिए। आप उसको भी थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में मॉक देने की कोशिश कीजिए। वो जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं ना आरसी के और सॉरी रीजनिंग के जो पैराजम्बल्स के, उसको आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इतना बड़ा पैराग्राफ और मुझे समझ में आ गया। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जैसा कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि आप चीज़ों को कैसे मतलब अपने हिसाब से ढाल सकते हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बुरा मानने की या ऑफेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाह रही थी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है एंड काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हमें ना जैसे कि हमें ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ में आती है। और कुछ भी मैं शेयर करती हूँ ना टेलीग्राम में तो आप जो भी होता है सबसे पहले ना बोलते हैं कि इसका हिंदी कॉपी कहाँ है, तो आप ना एक एफ़र्ट्स डाल सकते हो इंग्लिश के लिए भी। तो ठीक है, सिर्फ सजेशन था, कोई बात नहीं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इतनी ज़्यादा अपना टाइम देने के लिए। सो स्टे ट्यून, बहुत ध्यान से करिएगा, गिव यू 100%। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द video and subscribe my channel. Stay tuned everyone.